नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरे तरीके से तैयार है। हम विकास के विजन पर काम कर रही हैं। बीजेपी का हर मोर्चे चुनाव के लिए तैयार है। इस बार भी हम 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। 2 बार लोकसभा चुनाव में हम 25 की 25 सीट जीत चुके हैं। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने शैक्षणिक संस्थानों में हैप्पीनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलायंस फॉर हैप्पीनेस ने एकेडमिक पर पहली राउंड टेबल का आयोजन किया। राउंड टेबल में मुख्य अतिथि के रूप में हैप्पीट्यूड के संस्थापक करण बहल और चीफ गेस्ट सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष श्रीवत्सव जयपुरिया उपस्थित रहे। दर्शकों को संबोधित करते हुए श्रीवत्सव ने जयपुरिया ने न केवल भौतिक पहलुओं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर भी विचार करने पर महत्व पर जोर दिया है और छात्रों में खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए जयपुरिया की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। देखिए, हैप्पीनेस की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके नहीं चलते हैं। हैप्पीनेस तो होलिस्टिक है। अगर आप हैप्पी हैं तो आप एक्सटर्नली भी हैप्पी हैं, इंटरनली भी हैप्पी। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको ये बताता है कि दुनिया को कैसे आप देखें। जो हैप्पी लोग हैं, जो खुश रहने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, राइट। हैप्पी लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि जीवन जो है वो दुख और सुख दोनों को मिला करके बना हुआ है। और हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो नवरस की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों से निकल के आए। नवरस की ज़रूरत है हमें एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बनना है। और होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग में पॉजिटिविटी भी होगी, खुशी भी होगा, उनको दुख भी होगा, उनको दर्द भी होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई सम पीपल आर मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस वाइल द अदर्स आर नॉट। अब स्ट्रेस जो है वो अगर देखा जाए कि नेगेटिव इमोशन है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास स्ट्रेस एक लेवल से नीचे है तो आप अच्छा काम करते हैं, वही आपका मोटिवेशन होता है काम करने का। यानी पढ़ाई के प्रति स्ट्रेस है तो अच्छा काम करेंगे, स्ट्रेस नहीं है तो हम चुपचाप सो जाएंगे। लेकिन स्ट्रेस अगर एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो वो हमारे शरीर को हार्म करने लगता है। तो देखिए, सारे इमोशंस की ज़रूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो रेजिलियंस है क्या हमारे अंदर, कि हम सारे इमोशंस को एंजॉय कर सकें लाइफ में। क्या हम रोना क्या बुरी चीज़ है? रोना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रोते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो क्या हमारे अंदर कैपेसिटी है रोने की? क्या हमारे अंदर कैपेसिटी है दुख को सहने की? क्या हमें पता है कि दुख होता क्या है लाइफ के अंदर? क्यों हमें दुख में विचलित नहीं होना चाहिए? ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये होलिस्टिक इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में फ़र्क हम नहीं करते। होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग डेवलप करना चाहिए। एक स्ट्रेस या तनाव को लेकर मापने का एक तरीका है जिसका नाम है, जो भी बाहर के प्रोग्राम्स या इंडिया में प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रेस के स्केल को स्ट्रेस स्केल नहीं कहते, कहते हैं परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। परसीव्ड का मतलब है नज़रिया क्या है आपका स्ट्रेसर की तरफ। जैसे अभी आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर ये बीच में कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो आप में से कोई बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएगा और कोई कहेगा अरे कुछ नहीं होता, फिर से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांस जैसा भी रहा, देखने का नज़रिया सिचुएशन को बदल गया। अगर नज़रिए की तरफ आदमी काम कर पाए तो कोई भी सर्कमस्टांस आए, कितना घातक से घातक आपको नेचुरल वे में लगे, अगर परसेप्शन या नज़रिया बिल्कुल ठीक है तो कोई भी सिचुएशन आए। और इसीलिए आप देखते हैं हम सब के घर के आसपास में कोई ना कोई होता है जो प्रेस वाला या कोई मेड या कोई जमादार। हमें बाहर से लगेगा कि यार ये लोग खुश कैसे हैं, शायद इनके पास उतनी तनख्वाह नहीं है, मगर आपको एक ना एक ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे जब भी बात करो 10-15 साल तक हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। मैं भी कई बार सोचता था कि यार कितना नाटक चलेगा ये, मगर वो पता लगा वो असली में उनका नज़रिया है जीवन को देखने का। वक्त है, चल रहा है, हमें बस इस वक्त में जो हमें सर्कमस्टांस मिले हैं, कि कभी ताश खेलो तो जो पत्ते मिलते हैं, पत्तों के साथ में आप क्या कर पाते हो, अगर वो नज़रिया बन जाए तो इंसान जो है फिर दुख के चक्रव्यूह में फंसेगा नहीं ना। और अगर आप सर्कमस्टांस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एक सेक्शन जो है
मेंटल हेल्थ को लेकर वो काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। भले ही रिटायरमेंट हो गया हो, जॉब खत्म हो गई हो, पैसा हो पूरा, मगर बिना किसी वजह के भी आदमी तनाव में है। और आप देखेंगे अक्सर ऐसे लोग हैं, भले ही पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हम सेलिब्रिटीज़ में कितना सुनते हैं ना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लोग जानते हैं, मशहूर हो गए हैं, मगर फिर भी तनाव के कारण अलग अलग कदम लोग उठा लेते हैं। तो एक, जैसे कि अभी हम लोग पहले भी पिछली भी इसमें बात करते, एक्सटर्नल और इंटरनल को अलग अगर देखेंगे तो हमेशा वो लगेगा डिसोनेंस। मगर अगर आप एक्सटर्नल को देखने के नज़रिए को बदल लें तो भले ही कुछ भी हो एक्सटर्नल में, आदमी खुश रहना सीख सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये बोल के नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई गाली देता है या आपकी कोई तारीफ़ करता है, तो कौन सी चीज़ मन में ज़्यादा देर तक चलती है? हम सभी का ये विचार होगा कि तारीफ़ कोई करेगा तो 2 मिनट तक लगेगा, चलो अच्छा है, गाली कोई देगा तो 10 मिनट या 10 घंटे तक आदमी सोचेगा। क्यों? क्योंकि मन का ये रुझान बन गया है, ये जीने का तरीका बन गया है। लेकिन मन भी हमारे बाइसेप की तरह है, जिस चीज़ को, जितने विचार को जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना वो विचार जो है बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी सर्कमस्टांस हो, अगर हमारे विचार की अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, उनके पास कभी भी बहुत ज़्यादा मीन्स नहीं थे, मगर काफ़ी ज़्यादा आनंद में रहते थे। ये चीज़ अगर हम अपनी कल्चर में समझ सकें तो अपने आप सर्कमस्टांस के साथ जीने का हंसते हुए तरीका मिल सकता है। देखो, जब हम लोग छोटे थे ना, एक कमरे के घर में रहते थे, जगह इतनी होती थी जितने मर्जी रिश्तेदार आ जाए सब एडजस्ट हो जाते थे। आज जगह इतनी हो गई है, 5 कमरे का घर है लेकिन 2 रिश्तेदार आते हैं तो घर में परेशानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को अपना रूम चाहिए सबको। जब दिल में जगह नहीं रही ना, तो बाहर जितनी भी जगह बन जाए वो जगह कम ही होने वाली है। तो आज ये है, हैप्पीनेस जो है वो हैप्पीनेस कभी भी मेरी बाहर की चीज़ों के अगर डिपेंडेंट होगी तो हमेशा मुझे आगे ही भगाएगी, हमेशा ही मुझे आगे रखेगी, कभी भी मुझे यहाँ नहीं रखेगी। जब हम लोग जीत और हार की बात करते हैं ना, तो इंडिया में, आई थिंक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सक्सेस के लिए 2 शब्द यूज़ किए जाते हैं। एक हम बोलते हैं जय, एक बोलते हैं विजय। विजय जो है ना वो बाहर की वो है सक्सेस, आउटर वर्ल्ड में जो सक्सेस होती है उसको विजय बोलते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में कभी उसको ये नहीं बोलते विजय हो। यहाँ पे जय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जय का मतलब है मेरे अंदर की जीत। तो जब हम लोग वो देखते हैं ना, अर्जुन जब वो कृष्णा के पास वहाँ पे बैठ के बोल रहा है तो उसको वहाँ पे शस्त्र नहीं चाहिए, बाहर जीतने के लिए टेक्निक नहीं चाहिए, वो खुद अंदर हार गया है। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग इस बारे में कह रहे हैं कि ये टाइम, हम कल्चर वो है कि जहाँ पे हम लोग हमेशा अंदर की दुनिया की बात करते आए हैं और बस हम भूल गए थे। तो ये वही वापस कल्चर दुनिया लेके आ रही है हमारे पास, तो हमें अपने वहाँ के तरीके और अपने तरीकों को जोड़ के साथ में इसको सीखना है बस। जयपुर में बीते दिन राजस्थान पोलो क्लब में एग्जीबिशन पोलो मैच एशिया कप इंटरनेशनल डे का आयोजन हुआ। मैच में टीम जयपुर और टीम विंडसर के बीच ड्रॉ रहा है। दोनों टीमों का 4-4 स्कोर रहा। मैच में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जोरावर ढिल्लों ने जीता और इस अवसर पर यश कटारिया मुख्य अतिथि रहे। टीम जयपुर से एच महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने 4 गोल किए। टीम जयपुर से अन्य खिलाड़ियों में विक्रमादित्य सिंह, बरखाना, राव हिम्मत सिंह बेतला, लांस वॉटसन भी खेले। आज फिर एक जयपुर राजस्थान पोलो ग्राउंड पर एशिया कप का 5वां एडिशन हुआ है। आपने देखा होगा इंग्लैंड की एक बेहतरीन पोलो टीम ने आज यहाँ खेल का प्रदर्शन किया अगेंस्ट जयपुर टीम, और दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। सो ड्रॉ हुआ गेम और दोनों टीम जॉइंट विनर डिक्लेयर हुई। मैं मेरे दोस्त नील सेन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो एशिया कप को हर साल जयपुर में कराते हैं। ये 5वां एडिशन हम लोगों ने जयपुर में कराया है। So we started many years ago, and it's about bringing 2 countries together. My mum's English, my dad's Indian. Wasn't bringing them together, but me celebrating their legacy. So you had the pleasure of Narendraji being a friend for many years, since 2008, playing in London. And then he said, come to Jaipur. So of course we had to bring it to Jaipur. And now we've done 24 events. So we're looking forward to number 26 next year in Jaipur. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग होस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब। जयपुर बीइंग माय फेवरेट सिटी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग एंड इट इज़ वेरी नाइस। आगे अब महाराज जी के से वी शुड बी होस्टिंग वेरी ऑफन नाउ।
सीकर में बाबा खाटू श्याम जी के महाराज के मंदिर में लगने वाला लक्खी मेला श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है। सुबह से ही बाबा के दरबार में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रोज की तरह बाबा का विशेष फूलों से सजाकर तिलक श्रृंगार किया गया। इस बीच बीती शाम राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत खाटू श्याम जी पहुंचे और श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह की अगुवाई में मंत्री जोराराम कुमावत ने बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ और इस बार मंत्री के रूप में पहली बार आने का अवसर मिला। तो बाबा से प्रार्थना है कि पूरे राजस्थान भर के भक्तों को उनके घरों में सुख शांति समृद्धि दे और पूरे राजस्थान को फलीभूत करे। मोदी जी के सपना है कि राजस्थान विकसित बने। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सपना है कि राजस्थान विकसित प्रदेश बने और इस दिशा में बाबा का आशीर्वाद यदि राजस्थान के ऊपर और हमारे ऊपर रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान को विकसित बनाने में सफल होंगे। वहीं जयपुर में उमंग स्कूल के विशेष स्टूडेंट के 4 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन का कल जवाहर कला केंद्र में उद्घाटन साउथ वेस्ट कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। एग्जीबिशन में स्पेशल बच्चों की ओर से बनाई गई 60 से ज्यादा पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई गई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कहा कि रंगों और कला का यह संगम वास्तव में उमंग के समर्पण को दर्शाता है। 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से उमंग ने कम से कम 2500 बच्चों को सशक्त बनाया है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारा ये था कि हम इन बच्चों के अंदर जो खूबसूरती है वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे। इनके अंदर इतनी खुशी, इतना जोश, इतनी उमंग है जो आप इन पेंटिंग्स के थ्रू देख रहे हैं। हमारा मेन एम या जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ये बच्चों के अंदर इतनी खूबसूरती है जो हम लोगों के साथ शेयर करें। और इन बच्चों के लिए हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी अक्टूबर-नवंबर के अंदर, जहाँ पर एक आर्टिस्ट स्विट्ज़रलैंड से आई थी, मैडलिन नाम है उनका। वो खुद भी व्हीलचेयर में है, उनके दोनों लोअर लिम्स और एक हाथ काम नहीं करता है, सिर्फ एक हाथ से काम करती हैं वो। तो इन बच्चों को भी उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और 2 महीने तक वो उनके साथ पेंटिंग्स की। उनमें से हमने ये 70 पेंटिंग्स आज चुनी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हर एक पेंटिंग के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है एक बच्चे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बात करें राजस्थान की तो यहां 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। वहीं बात अगर चित्तौड़गढ़ की करें तो दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही नेताओं के होर्डिंग और पोस्टर उतरने शुरू हो चुके हैं। अनूपगढ़ में कॉटन फैक्ट्री के नरमे में भीषण आग लग गई है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार क्विंटल नरमा जलकर राख हो गया। इस आगजनी में जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। पूरी घटना नेशनल हाईवे नंबर 911 पर स्थित सुदेश कॉटन फैक्ट्री की है। फैक्ट्री के मालिक बंशीलाल जसूजा ने बताया कि मजदूरों ने नरमे से धुआं निकलते देखा और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा। यूपी में सभी 7 के 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव किया जाएगा। आचार संहिता लागू हुई है, बताया चले, जिसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के जिला प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर बाजारों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग, बैनर और झंडों को उतरवा दिया है। देखिए, जैसा कि पता है आज की डेट में ECI के द्वारा आचार संहिता लागू हो गई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी नियम के अनुसार 24 घंटे के अंदर जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो भी पोस्टर हैं, बैनर है, होर्डिंग है, वॉल पेंटिंग है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है उतारा जा रहा है और उनको मिटाया जा रहा है।
चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही भारत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही उत्तर प्रदेश में नगर निगम की ओर से होर्डिंग हटवाने और राजनीतिक पोस्टर हटवाने का काम शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगते ही अधिकारियों ने जनपद के सभी जगहों से राजनीतिक पोस्ट को हटाने भी शुरू कर दिए हैं। जहां आज नगर निगम ने अधिकारियों ने टीम के साथ मिलकर शहर में राजनीतिक पोस्टर हटवाने में लग गई है। चुनाव आयोग ने चुनावी आचार संहिता लागू कर दी है। नगर आयुक्त के आदेशानुसार जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग आदि लगे हुए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई नगर निगम ने प्रारंभ कर दी है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह में साइकिल वितरित की है और छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दी। साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया। साइकिल मिलते ही छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं और नारी शक्ति के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में राजनीतिक दल और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के प्रावधानों की जानकारी दी गई। निर्वाचन अधिकारी ने आह्वान किया कि आयोग के दिशा निर्देश पूर्ण पालना करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में भागीदार बने और चुनाव के मतदान प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल करें। इसके अलावा नजदीकी देखिए, कोटा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका सेकंड फेज में इलेक्शन कमीशन, ऑनरेबल कमीशन ने डिक्लेयर किया है। उसके हिसाब से 28 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है वो हमारा 4 अप्रैल को रहेगा। स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी और विड्रॉल के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल है। हमारा जो पोलिंग होगी वो 26 अप्रैल को होगी। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो कोटा ज़िले के अंदर 1485 बूथ हैं ऑक्सिलरी सहित, और 8 फरवरी के हिसाब से कुल 14 लाख और लगभग 15 लाख के आसपास वोटर हैं। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में वो बाहर आएँ और इस दिन आकर। खबर आरआई से है, जहां पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और सीएलजी की बैठक लेते हुए आमजन की समस्याओं को सुना, साथ ही समस्याओं के निस्तारण की बात कही है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हुए हमेशा तत्पर है और अगर कोई भी संदिग्ध घटना या सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी पुलिस को दे। आज मेरा आरआई की तरफ थाने का इंस्पेक्शन था और इंस्पेक्शन के साथ साथ मेरा यह मकसद था कि भी क्यों थाना दूर पड़ता है और यहाँ के बासिंदे जो हैं वो अजमेर रूटीन में नहीं पहुँच सकते, तो कोई समस्या हो तो एक जन सुनवाई का प्रोग्राम भी मैंने रखा था कि गांव और आसपास के जो लोग हैं यहाँ आएँ और एक जन सुनवाई के माध्यम से यदि कोई समस्याएँ पुलिस संबंधित या अन्य कोई समस्याएँ हों तो उनको मैं सुनूँ और संबंधित प्लेटफॉर्म पर। अबरोड तहसील क्षेत्र के मोरथला गांव में नियमों को ताक पर रखकर क्रशरों का संचालन लंबे समय से किया जा रहा है। क्षेत्र के पेड़ पौधे, वनस्पति खत्म हो चुकी हैं। क्षेत्र में भयंकर रूप से वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। लोग भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि गांव में पहाड़ी क्षेत्र में जानलेवा गड्ढे हो चुके हैं, जो गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे। साथ ही मोरथला गाँव में अवैध माफिया दिन रात अवैध तरीके से ब्लास्टिंग करके खनन कर रही है। मोरथला के अंदर जो खनन हो रहा है, इसको लेकर के हमारे जो हाउसिंग बोर्ड और आगरा बट्टा का जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो सारे घर, दुकान जितनी भी हैं सभी में दीवारों के ऊपर तारें इस तरह की आ चुकी है। अचानक से ब्लास्ट होता है, बच्चे डर जाते हैं, घर देखो तो घर बिल्कुल हिलने लग जाते हैं। कई बार शिकायतें प्रशासन को की, बीच में सीएम साहब के आदेश भी आए थे, काफ़ी समय तक बजरी खनन और ये ब्लास्टिंग वगैरह का बंद भी हो गया था, लेकिन पता नहीं अभी वापस क्या हो गया। ऐसा अभी 10-15 दिन से वापस चरम सीमा के ऊपर पूरे मोरथला साइड में हमारे नदी के अंदर
बिल्कुल वीर बाबा के पीछे आप जाकर के देखो, आप इस तरह से ब्लास्टिंग होता है कि मतलब धुआं धुआं हो जाता है, पूरे घर हिलने लग जाते हैं, तरारें आ जाती है। पता नहीं किस तरह की इन लोगों को ना संघर्ष में मिला हुआ है, कौन लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। पुलिस को तो ये लोग धारते ही नहीं है, इनको पुलिस का नाम लेते हैं तो इधर से बोलते हैं पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो बोला मेरे जेब में। इस तरह से मतलब आम पब्लिक का तो ये हो गया कि आम पब्लिक जाकर के बोलती है तो आम पब्लिक को तो धारते नहीं ये लोग, पता नहीं। और इतनी बार शिकायतें कर चुके हैं, प्रशासन को कह चुके हैं, सबको कह चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई। जैसा कि आपने बताया है कि वहाँ पर नियमों के विरुद्ध है, तो इसमें जो भी इनकी जारी करता है उन विभाग से हम जांच करवा लेंगे। यदि नियमों के विरुद्ध है तो जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करवाएंगे। अवैध खनन भी हो रहा है जैसे बद्री का है, पत्थरों का क्षेत्र में। जो हमारे एसआईटी टीम बनी हुई है ब्लॉक स्तरीय, वो कंटिन्यू राउंड कर रही है। ऐसा कहीं भी आपको भी संवेदनशील क्षेत्र या आपको ऐसा लगे कि वहाँ से हो रहा है तो हमें सूचना दीजिए, हम एसआईटी की टीम के मार्फत वहाँ जाके कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला मुख्यालय पर आचार संहिता लगते ही रविवार को नगर परिषद हरकत में आ गई। इधर मुख्यालय पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने शहर में दौरा करते हुए कई निर्देश दिए। साथ ही आमजन से बातचीत करते हुए मतदान करने की अपील भी की। बता दें, इस दौरान जिला मुख्यालय पर जगह जगह लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर को नगर परिषद के कार्मिकों को नहीं लगाने की चेतावनी दी गई। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एमसीसी लग चुकी है, तो मैंने और एसपी सर ने संयुक्त रूप से पूरे शहर का दौरा किया और हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आज से क्योंकि एमसीसी चालू है तो कहीं भी एमसीसी का वायलेशन नहीं हो। जितने भी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स पहले 24 आवर्स में गवर्नमेंट प्लेसेस पर, उसके बाद 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस पर, उसके बाद 72 आवर्स के डेडलाइन के अंदर सभी प्राइवेट स्पेसेस पर हट जाएं और उसी को चेक करने के लिए हम फील्ड में निकले हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ लोगों से संवाद भी किया और लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि हमारा फेज़ 2 में, हमारे एरिया का फेज़ 2 में जाएगा लोकसभा का इलेक्शन, तो डेट ऑफ पोल के दिन ज़रूर आएँ और अपना मतदान अवश्य करें। आज मैंने और कलेक्टर मैडम ने प्रतापगढ़ का संयुक्त दौरा किया है। मेन उद्देश्य इसका है, आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है, उसकी पालना के संदर्भ में हम देखना चाह रहे थे कि पालना हुई है कि नहीं हुई। तो काफ़ी संतुष्टि है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर, पैम्पलेट्स वगैरह हटा दिए गए हैं और जहाँ कहीं भी बचे हुए हैं उनको भी हटाने के लिए हम निर्देशित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 चरणों में चुनाव होगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस जगह हेलीपैड होगा, किस जगह सभाएं आयोजित की जाएंगी, चुनाव संपन्न होने के बाद किस जगह पर वोटिंग की जाएगी, ये सभी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। विधानसभा उपचुनाव में होगा, जिले चुनाव 18 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन होगा, 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है, 13 मई को चुनाव होगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। जहाँ से हट रहे हैं, जहाँ भी बसेज हैं, सब से भी जो भी वहाँ तक कोई स्थान है वहाँ से आचार संहिता से पालन करा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों से भी और राजनीतिक दलों के साथ किया है। खबर यूपी के एटा से है, जहां थर्मल पावर प्लांट मलावन तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तक खींचे जा रही कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोर को कीमत करीब 1 लाख रुपए के 3 बंडल कॉपर वायर और अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। तीनों चोरों को गिरफ्तार करने में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक सहित तमाम लोगों की भागीदारी रही। ये देखिए, ये गिरोह का खुलासा हुआ है और ये एक ऐसा गिरोह है जो विगत काफ़ी दिनों से जो थर्मल पावर प्लांट मलावन में है उसमें रेलवे लाइन जो है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा था। तो उसमें कॉपर के काफ़ी महंगे तार हैं, मोटे मोटे तार हैं, उसको ये लोग जो है चोरी से काट ले जाते थे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में, मलावन में, बागवाला में, कोतवाली देहात में इनके विरुद्ध 5 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसमें हमारी सर्विलांस की टीम, एसओजी और थाने कोतवाली देहात की टीम ने बड़ा प्रयास किया और इसमें ये पूरा गिरोह सामने आया है। इसमें 8 बदमाश प्रकाश में आए हैं। अभी फ़िलहाल एक खरीदार पकड़ा गया है। मेन अभियुक्त अगर पकड़ा जाएगा तो और खरीदारों के भी नाम आ सकते हैं। इसमें
काफ़ी संपत्ति का इन्होंने नुकसान किया है। निश्चित तौर पर इन सभी को हम गिरफ्तार करेंगे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। जनपद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दूँ। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां थाना जनकपुरी क्षेत्र में तालाब में एक अज्ञात बॉडी मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम, चौकी इंचार्ज पीयूष कुमार मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, आज सुबह 11 बजे करीब ये सूचना मिलती है। थाना जनकपुरी में टीपी नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत सड़क दूतली गांव के पास एक तालाब है, जिसमें एक बॉडी मिली है, जहां से बॉडी मिली है। बॉडी को तालाब से रिट्रीव किया गया है। रिट्रीव करने के बाद देखा गया बॉडी एक पुरुष की है। पुरुष की उम्र 35 से 40 वर्ष के करीब लग रही है। बॉडी फूल गई है पानी की वजह से और अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फील्ड यूनिट भी मौके पे आई थी और थाना जनकपुरी की फोर्स भी मौके पे पहुंची थी और अभी बॉडी को हमने मॉर्चरी भिजवा दिया है, जब तक वो बॉडी कोई क्लेम नहीं करता है, और अभी ट्राई किया जा रहा है कि उसकी बॉडी की शिनाख्त हो जाए। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।